प्यारे बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के विज्ञान से चैप्टर 1 जिसका नाम है कोशिका, उसके प्रश्न उत्तर पर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न कथन में सत्य अथवा असत्य लिखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्न कथन में सत्य अथवा असत्य लिखिए। और अब देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है, आप देखिए यहाँ पर 1 नंबर है। तो पहला प्रश्न है, एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है। तो अब हमें ये देखना है यह कथन सत्य है या असत्य। तो एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है, यह बिल्कुल सत्य कथन है। देखिए यहाँ पर उत्तर हमने लिखा है सत्य है, क्योंकि एक कोशिक जीव में एक कोशिका ही होती है, तभी तो उसे एक कोशिक जीव कहते हैं। अगर उसमें एक से अधिक कोशिका होगी तो उसे एक कोशिक जीव क्यों कहेंगे, उसे तो बहुकोशिक जीव कहेंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न है कि रक्त कोशिका शाखान्वित होती है। तो नहीं, रक्त कोशिका जो होती है वह शाखान्वित नहीं होती है, इसलिए उसका उत्तर है असत्य। रक्त कोशिका जो होती है वह लगभग इस टाइप से गोलाकार होता है, जैसा कि आपने अपने क्लास 8 के पुस्तक में इस तरह से देखा होगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, किसी जीव की मूल संरचना अंग है। यह कथन सत्य है अथवा असत्य। तो आप सभी जानते होंगे कि कोशिका का जो परिभाषा होता है, तो किसी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। तो किसी जीव की मूल संरचना अंग नहीं है, तो यह हो गया असत्य। इसमें क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, अमीबा की आकृति अनियमित होती है। बिल्कुल सही है, अमीबा की आकृति अनियमित होती है, इसलिए इसका उत्तर लिखा गया है सत्य। चलिए हम देखते हैं अब पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। हाँ, यह सत्य कथन है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे बड़ी एक कोशिक जीव की यदि हम बात करते हैं तो वह शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे बड़ी एक कोशिक जीव की बात करते हैं तो वह शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखिए छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, पौधे की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। जब हम बात करते हैं पौधे की कोशिका, तो पौधे की कोशिका लगभग इस तरह से होती है, लगभग आयताकार होती है, और जंतु की कोशिका होती है वह लगभग इस तरह से गोलाकार होती है। तो पौधे की कोशिकाओं में जो रिक्तिका होती है वो अपेक्षाकृत काफ़ी बड़ी होती है, और जंतु कोशिका में जो रिक्तिका होती है वो बहुत छोटी होती है। तो इस तरह से यह कथन सत्य है, इसका उत्तर होगा सत्य। चलिए हम अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है, सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। रेखांकित करना है। आप देखिए इसमें से जो पहला प्रश्न है वह है, केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है। और आपके सामने ऑप्शन क्या क्या है, पहला है जीव द्रव्य, ए जीव द्रव्य है, बी है केंद्रक द्रव्य, सी है कोशिका द्रव्य, और डी है राजधानी। तो केंद्रक में जो द्रव पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव, और इसका सही उत्तर होगा बी। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर उत्तर में हमने लिखा है, इसका सही उत्तर कौन सा है, बी है। अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। और ऑप्शन है ए कोशिका झिल्ली, बी केंद्रक, सी कोशिका भित्ति, और डी रिक्तिका। देखिए जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली भी होती है, केंद्रक भी होती है, रिक्तिका भी होती है, लेकिन कोशिका भित्ति जो है वह जंतु कोशिका में नहीं होता है, वह होता है पादप कोशिका में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी कोशिका भित्ति। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो होती है वह जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहती है, उसमें नहीं होती है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। ए है जंतु कोशिका, बी पौधा कोशिका, सी दोनों में, और डी किसी में भी नहीं। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हरा वर्णक है, और यह पौधों की कोशिका में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी। अब देखिए इसका उत्तर हमने लिखा है, इसका उत्तर है बी। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। क्या क्या होता है, ए अंतर्ग्रहण, बी पाचन, सी अवशोषण एवं उत्सर्जन, और डी यह सभी क्रियाएं। तो देखिए आप सभी जानते होंगे कि अमीबा जो होती है वो इस टाइप से एक जीव है, और उसमें केंद्रक होता है, और इसी के सहारे वो अपना सारा काम करता है। सारा काम मतलब अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन, सारा कुछ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह डी होगा इसका सही उत्तर, और इसका उत्तर हो जाएगा यह सभी क्रियाएं। तो अमीबा
एक एकल कोशिकीय जीव है और इसकी एक ही कोशिका में सारा काम होता है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन। अब देखिए तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, आप मेरे स्क्रीन पर देखिए। तीसरा प्रश्न है कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है? कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहते हैं? अब देखिए इसमें एक वर्ड है चयनात्मक पारगम्य। पारगम्य का मतलब हुआ एक तरह से कि आर पार होने देना, और चयनात्मक मतलब चुन चुन के, चयन करके। तो देखिए कोशिका झिल्ली जो होती है वह सभी पदार्थ को अंदर आने नहीं देती है। वह क्या होती है, कोशिका झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, वह सरंध्र होती है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और यह केवल ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका झिल्ली छिद्रयुक्त होती है और यह केवल कुछ सेलेक्टिव पदार्थों को ही अंदर आने देती है और कुछ हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे हम लोग कहते हैं चयनात्मक पारगम्य। चलिए हम लोग देखते हैं अब चौथा प्रश्न। लेकिन अगले प्रश्न में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड बटन है, रेड बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी बजा दें। चौथा प्रश्न है कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम और उनके मुख्य कार्यों को लिखिए। दो चीज़ हमें इसमें करना है। हमें क्या करना है, अंगक का नाम लिखना है और अंगक का मुख्य कार्य क्या क्या है उस पर हमें चर्चा करना है, उसको हमें लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर है कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, राइबोसोम, हरित लवक, राजधानी। ठीक है, तो ये सब इत्यादि, ये सब मुख्य रूप से मुख्य अंगक हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया है और उस टेबल में यहाँ पर अंगक का नाम लिखा है मैंने, और इसके जस्ट अब इधर यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह पर, यहाँ पर उसका मुख्य कार्य को लिखा गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से शुरू करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य काम क्या है, तो यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या हम इसे पावर हाउस भी कहते हैं। अब गोल्जिकाय का क्या काम है, तो गोल्जिकाय का काम है जो यह अपशिष्ट पदार्थ होता है कोशिका से, उसको यह अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि गोल्जिकाय जो है वो कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करती है। उसके बाद देखिए तीसरा है हमारा राइबोसोम। तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन संश्लेषण में यह सहायता करती है। तो यह प्रोटीन बनाने में सहायता करती है। हरित लवक, इसका काम क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरित लवक मुख्य भूमिका निभाती है, यह सहायता करती है। अब है रसधानी। रसधानी का काम क्या है, तो यह भोज्य पदार्थों के संचयन में, संचय मतलब उसको जमा करने में, रखने में, तो यह भोज्य पदार्थों के संचयन में मदद करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा, तो अंगों के नाम देखा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, राइबोसोम, हरित लवक, राजधानी और उनके कार्य। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना, गोल्जिकाय का काम है कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाने में सहायता करना, हरित लवक का काम है प्रकाश संश्लेषण में मदद करना और राजधानी का काम है भोज्य पदार्थों को संचयित करके रखना। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं पांचवां प्रश्न। आप देखिए मेरी स्क्रीन पर पांचवां प्रश्न है कि कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य में अंतर लिखिए और इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में अंतर को समझते हैं। तो देखिए कोशिका द्रव्य क्या है, तो कोशिका द्रव्य जो है यह एक जेली जैसा पदार्थ है, लिसलिसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। यह दानेदार, अर्ध तरल तथा अर्ध पारदर्शक होता है। थोड़ा सा हम लोग अगर हम एक डायग्राम ड्रॉ करना चाहें, अब देखिए यहाँ पर कि अगर यह एक कोशिका है और यहाँ पर एक केंद्रक है, ठीक है, तो इस कोशिका झिल्ली जो रेड कलर से आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कोशिका झिल्ली है और ये केंद्रक है, तो इसके बीच जो जगह है जिसे मैं भी डॉट दिखा रहा हूँ इस तरह से, तो ये हमारा हो जाता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, लेकिन इस केंद्रक के अंदर
लेकिन इस केंद्रक के अंदर जो द्रव होगा उसे हम लोग कहेंगे केंद्रक द्रव। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। यह दानेदार, अर्ध तरल तथा अर्ध पारदर्शक होता है। जबकि केंद्रक द्रव क्या है, तो केंद्रक झिल्ली के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब देखिए दूसरा अंतर क्या है, तो कोशिका द्रव्य में विभिन्न कोशिका अंगक या कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जिकाय हो गया, राइबोसोम हो गया, हरितलवक हो गया। ये सभी जो है वह कोशिका द्रव्य में ही यहाँ वहाँ इधर उधर तैरते रहते हैं। लेकिन केंद्रक द्रव्य में कोशिका अंगक या कोशिकांग नहीं मिलते हैं, बल्कि केंद्रक द्रव्य के अंदर जो है केंद्रिका पाई जाती है और इसी केंद्रिका के अंदर गुणसूत्र होते हैं, जिससे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जनक के गुण हस्तांतरित हो जाते हैं। अब देखिए, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहते हैं या इसे प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। अब चलिए देखिए छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है कि चित्र बनाकर पौध कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चित्र बनाना है और चित्र बना करके क्या करना है, तो पौधे की कोशिका यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हमें अंतर दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चित्र को समझ लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इधर आप देखिए ये जो है ये जंतु कोशिका है और ये हमारी पादप कोशिका है या पौध कोशिका है। ठीक है, तो देखिए जंतु कोशिका पहले ये 1 नंबर है, ये जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका, और ये हमारा है पौध कोशिका या इसी को हम लोग कहेंगे पादप कोशिका। ठीक है, तो ये हो गया चित्र। अब देखिए आप देख सकते हैं इस जंतु कोशिका में जो कोशिका का सबसे बाहरी झिल्ली होता है, जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर गोल्जिकाय है, अंतः प्रद्रव्य जालिका है, केंद्रक है और केंद्रक के बीच में अंदर में केंद्रिका है। उसके बाद देखिए कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है उसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। और यहाँ पर देखिए एक माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि कोशिका का पावर हाउस, जहाँ पर कोशिका ऊर्जा निर्माण करती है। रिक्तिका है, रसधानी है। तो इस तरह से ये जंतु कोशिका है। अब देखिए पादप कोशिका, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अपोजिट इधर पादप कोशिका, इसका जो आकार है वह लगभग आयताकार है, लेकिन जंतु कोशिका लगभग वो है गोलाकार है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा झिल्ली होती है, जबकि पादप कोशिका में उसके सेलुलोज की बनी हुई एक मोटी परत होती है, जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है। उसके बाद देखिए रिक्तिका की यदि हम बात करते हैं तो जंतु कोशिका में रिक्तिका बहुत छोटी सी होती है, लेकिन पादप कोशिका में जो रिक्तिका है वो अपेक्षाकृत जंतु कोशिका की तुलना में बड़ी होती है। उसी प्रकार से देखिए राइबोसोम है, हरितलवक है। हरितलवक याद रखिएगा ये सिर्फ पौधे कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में हरितलवक नहीं होता है। कुछ इसके अपवाद भी हैं। उसका देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका द्रव्य है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में अंतर को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए पादप कोशिका और पौधे कोशिका पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखिए कि पौधे की कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। तो इधर है पौधे कोशिका यानी कि पादप कोशिका, इधर है जंतु कोशिका। तो सबसे पहला अंतर हम देखते हैं कि पौधे कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, देखिए दूसरा अंतर है कि आकार में पौध कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है और जंतु कोशिका प्रायः आकार में क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, तीसरा अंतर देखिए कि पौध कोशिका में हरितलवक या क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि जंतु कोशिका में हरितलवक क्लोरोफिल नहीं होता है। इसका एक अपवाद है युगलिना, यह जंतु कोशिका होते हुए भी इसमें जो है हरितलवक पाया जाता है। चौथा अंतर देखिए पौध कोशिका में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था, और जंतु कोशिका में जो रिक्तिका होती है वो अपेक्षाकृत पौध कोशिका की तुलना में छोटी होती है। उसके बाद देखिए पांचवा अंतर, पौध कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्योंकि इसमें हरितलवक पाया जाता है, और जंतु कोशिका में हरितलवक नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है,
चलिए एक और अंतर देख लेते हैं। छठा अंतर है कि पौध कोशिका में सेंट्रोसोम जो है वो अनुपस्थित होता है, नहीं होता है, लेकिन जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। तो इस तरह से पौधे की कोशिका और जंतु की कोशिका में मुख्य अंतर हम लोगों ने देखा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का अगर PDF लिंक आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप चाहे तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कोशिका के अंदर उसके केंद्रक में पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कोशिका के अंदर उसके केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अगर इस तरह से एक हमारी कोशिका है तो कोशिका का जो लगभग मध्य भाग होता है उसे हम लोग केंद्रक कहते हैं, और इसी केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इस केंद्रक के भी अंदर एक छोटा सा पॉइंट होता है, एक छोटा सा बिंदु होता है, घना भाग होता है, जिसे हम लोग केंद्रिका कहते हैं। तो ये क्या हो गया कोशिका, ये क्या हो गया केंद्रक, और ये हो गई छोटी वाली जो है अंत में वो हो गई केंद्रिका। अब देखिए गुणसूत्र जो है उसके कार्य क्या है। तो गुणसूत्र का जो मुख्य कार्य है वह है आनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करना। सपोज करते हैं, मान लेते हैं यह पिता है, यह माता है, तो माता पिता का गुण संतान में आ जाता है। तो माता पिता का गुण जो संतान में आता है वह कैसे आता है, वह इसी गुणसूत्र के कारण आता है। तो ये जो माता पिता हो गए ये हो गए जनक, ये हो गया जनरेशन 1 एक पीढ़ी, और इन माता पिता से एक उत्पन्न हुआ संतान ये हो गया दूसरा पीढ़ी। तो जनक से उनके आनुवांशिक गुणों को इस नए संतति यानी कि नए पीढ़ी पर ले जाने के लिए जो उत्तरदायी है वह है गुणसूत्र। तो गुणसूत्र का कार्य आनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करना है, फिर ये प्रक्रिया आगे भी बढ़ जाएगा। अब देखिए आठवां प्रश्न है कि पौध कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे जितने भी होते हैं वो सभी बाहर में होते हैं, धूप गर्मी ठंडा बरसात सभी चीज़ को वो झेलते हैं। तो पौधे, अब देखिए इसका उत्तर हम लोग किस तरह से लिखेंगे। देखिए पौधे चल नहीं सकते, इसलिए ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाले वायुमंडल या नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए पौधों की कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोशिका भित्ति का जो मुख्य कार्य है वह पौधों की कोशिका को ताप में परिवर्तन, आर्द्रता, नमी, वायु इत्यादि से उसको बचाना है। तो इसलिए हमने क्या लिखा है, कोशिका भित्ति का कार्य है पौध कोशिका को ताप, तीव्र वायु और वायुमंडलीय परिवर्तन से सुरक्षित बचाकर रखना। ठीक है, अब चलिए हम लोग इस चैप्टर के सबसे अंतिम प्रश्न को देखते हैं। तो इस चैप्टर का जो सबसे अंतिम प्रश्न है वह है 9वां प्रश्न है, 9th क्वेश्चन है, वह है कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है, क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। देखिए कोशिका का जो आकार है वह जीवों के आकार से कोई संबंध उसका नहीं है। जीव चाहे हाथी हो, चाहे चूहा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे शेर हो, चाहे जो भी जीव हो, उसमें अगर हम बात करते हैं कोशिका की जो आकार होती है और जीव की जो आकार होती है, तो सभी जीवों में कोशिका की आकार लगभग समान होती है, लेकिन सभी जीवों का आकार कभी समान तो नहीं होता है। तो कोशिका, हम लोग उत्तर लिखेंगे तो कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं है। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि यदि हम बात करते हैं कोशिका के आकार की, तो हाथी की कोशिका हो या चूहे की कोशिका, उसका आकार लगभग समान होता है। जैसे यदि हम बात करते हैं हाथी की रक्त कोशिका हो या चूहे की रक्त कोशिका हो, उसका आकार तो गोलाकार ही होगा, लेकिन कोशिकाओं की संख्या में अंतर हो सकता है। हाथी बहुत बड़ा हो तो कोशिका की संख्या उसमें ज़्यादा हो, चूहा बहुत छोटा हो तो कोशिका की संख्या उसमें छोटा हो, लेकिन आकार से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या लिखा है कि क्योंकि अगर हम बात करते हैं कोशिका के आकार की, तो हाथी की कोशिका हो या चूहे की कोशिका, उसका आकार लगभग समान होता है, अंतर सिर्फ कोशिकाओं की संख्या में होगा। चूहे में कोशिका की संख्या कम होगी और हाथी में कोशिका की संख्या ज़्यादा होगी। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जीवों में कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर के सभी प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा।